नमस्कार, मैं रोहित कुमार आप सभी लोग का डायरेक्ट स्टडी डॉट कॉम पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त, आज की वीडियो जो जिस वीडियो पे सॉरी आप क्लिक किए हैं वो डे 3 है। यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो कहीं न कहीं उसके लिए आपको साइंस को मतलब आपको नज़रअंदाज करके नहीं चलना होगा। साइंस को आपको लेकर चलना होगा। ध्यान रखिएगा बीपीएससी 3.0 और 4.0 में यदि हम भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान की थ्योरी की बात करें तो इसका हम पूरा करें। ये जो किताब आप देख सकते हैं, अगर मैं ये बोलूँ कि सबसे ज़्यादा यदि टीचर किसी किताब ने दिया है तो यही किताब दिया है। जी हाँ, किरण कंपनी का ये किताब है और ये किताब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण किताब है। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप इस किताब को देखेंगे थ्योरी को 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास का एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों पूरा डिटेल दिया गया है। सोच के देखिए एक ही जगह, इतने सारे किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसी का थ्योरी हम लोग कर रहे हैं। 6 टू 8 क्लास का अगर टीचर बनना चाहते हैं साइंस का, तो ये तो आपको बीपीएससी के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए यार डे 3 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शुरुआत करने से पहले थोड़ी-सी मैं अपने बारे में बता दूँ। जैसा कि मैंने अभी बताया मेरा नाम रोहित कुमार हुआ दोस्त। और आज से नहीं दोस्त 2009 से ही मैं टीचिंग लाइन में हूँ। तो 15 सालों का सबसे बड़ी बात है कि एक्सपीरियंस है मेरे साथ और इससे भी बड़ी बात है कि आज मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मैं ये अच्छे से आपको जानकारी दे सकता हूँ कि क्या-क्या मैंने पढ़ा तो गवर्नमेंट जॉब लिया, तो मैं वो चीज़ आपको बताऊँगा। मैं ही नहीं, मेरे यहाँ से ढेर सारे स्टूडेंट हैं आज ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो चुके हैं और नौकरी कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं तो विश्वास के साथ हमारी बातों को सुनिए और जो भी कह रहा हूँ उसे समझने का पूर्णतः प्रयत्न कीजिए। इसके अलावा बीपीएससी का आप देख सकते हैं मैथ्स का एक बहुत बेहतरीन सीरीज चल रहा है। आप चैनल पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उससे आप जाकर कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। इससे पहले 6 चैप्टर टोटल पढ़ा चुके हैं। एक वीडियो में कई-कई चैप्टर को ले रहे हैं ताकि जल्दी कंप्लीट करा सकें। तो आज हम लोग 7 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, 7, 8, 9 जो जितना हो सकता है उतना कोशिश करेंगे करने का। चैप्टर का नाम आपकी आँखों के सामने आप देख सकते हैं यहाँ से, गति एवं दूरियों का मापन। कैसे हम गति के बारे में समझ सकते हैं? तो आइए शुरुआत करते हैं, यहाँ से। यातायात। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात का कोई साधन नहीं था, सही बात है। वे पैदल चलते थे एवं अपना सामान या तो अपनी पीठ पर या पशुओं के पीठ पर लाद कर ले जाते थे। उसके बाद कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान का परिवहन पशु शक्ति के आधार पर करते थे। वाष्प इंजन के आविष्कार के साथ ही शक्ति स्रोत का समावेश हो गया। कहने का मतलब है कि जब तक वाष्प इंजन नहीं बना था, उससे पहले तक बहुत ही प्रॉब्लम होता था, पशु का ही सहारा था। आगे कहा जाता है वाष्प इंजन से चालित सवारी गाड़ियां एवं मालगाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया। इसके पश्चात स्वचालित वाहन और जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाले नाव और जहाज़ों का उपयोग हुआ। इससे पहले तक डंडों से चलाया जाता था नाव वगैरह का। 19वीं शताब्दी के आरंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ। ध्यान रखिएगा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का प्रारंभ हुआ। अच्छा 19वीं शताब्दी बोलने से आप क्या समझते हैं? ध्यान रखिएगा 1800 से लेकर 1899 तक का जो सदी होता है 19वीं सदी कहलाता है। 19वीं सदी बोलेंगे तो एक पीछे चल जाएगा 1800 समथिंग समथिंग। 20वीं सदी बोलेंगे तो 1900 समथिंग समथिंग ध्यान रखिएगा। नहीं तो ऐसा ना 1900 समथिंग समथिंग समझिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 19वीं शताब्दी मतलब 1800 समथिंग के प्रारंभ में वायुयान का विकास हुआ जिसके बाद सुधार किए गए एवं यात्री और सामान जाने योग्य बनाया गया। विद्युत गाड़ियाँ, एकल रेल, एक पटरी रेल, पराध्वनिक सुपरसोनिक वायुयान, अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान है। ये सारी चीज़ भी बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ खुल गया। मापन की बात करते हैं, यातायात की हो गई। मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि को उसी प्रकार कुछ ज्ञात राशि की तुलना करना होता है। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहा जाता है। किसी माप के परिणाम को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। एक भाग संख्या होती है, दूसरा भाग ली गई माप की मात्रा होती है। उदाहरण के लिए यदि कक्षा के कमरे की लंबाई 12 पैर की लम 1 मिनट, क्या है? उदाहरण के लिए यदि कक्षा के कमरे की लंबाई आपके 12 पैर की लंबाई के बराबर है, तो 12 एक संख्या है और पैर की लंबाई एक मात्रा है, जिसे मापन के लिए चुना गया है, कि 12 पैर है मतलब 12 डेग बोल सकते हैं हम लोग देसी भाषा में। अच्छा ये मात्रक को और अच्छा समझते हैं, कह रहा है माप के मानक मात्रक प्राचीन काल में पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी, इन सभी को माप के रूप में प्रयोग किया जाता था। सही बात है? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने आवश्यक की लंबाई के बहुत अच्छे पैमाने का प्रयोग किया होगा, क्योंकि यह खनन में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखा जा सकता है। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो खुदाई हुआ, उसमें नापा-जोखी का जो पैमाना था बहुत ही बढ़िया था, मतलब कि एकदम साइज़ वाइज़ था। इसीलिए माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का लोग जो थे, तकरीबन 2500 ईस्वी पूर्व के पहले के लोग, वो कहीं न कहीं अच्छे से समझ रहे थे कि कैसे हमको नाप-जोख करना है। कोहनी से उँगली की
कोहनी से उँगली के छोर तक की लंबाई जिसे हाथ कहा जाता है, लंबाई की मात्रा के रूप में प्राचीन मिस्त्री उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में मान्य जाता है। आपको बता दूँ अभी भी होता है। आपने सुना होगा लग्घी, 1 लग्घी, 2 लग्घी ज़मीन खरीद-बिक्री में। वो लग्घी क्या अभी भी नॉर्मल पैमाना है। संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रा के रूप में फुट का प्रयोग करते हैं। लगभग सभी क्षेत्र में फुट की लंबाई के लिए भिन्न होती है। मतलब अलग-अलग फुट का जो साइज़ होता है, अलग-अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ फीट बोला जाता है 12 इंच 12 सेंटीमीटर का 1 फीट। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों के मापने के लिए अंगुल एवं मुद्दी का प्रयोग किया जाता था। सुविधा अनुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रक के रूप में प्रयोग होता रहा है। यदि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में मापों के लिए थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण से भी माप की उलझनें आई होगी। सही बात है। माप का उलझन तो बहुत सारा आया होगा क्योंकि किसी का हाथ छोटा, किसी का हाथ बड़ा। वर्ष 1990 में फ्रांसीसियो ने मापन के एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटर प्रति कहते हैं। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मात्रक का एक सेट तैयार किया। वर्तमान में जिस मात्रक प्रणाली का प्रयोग हो रहा है, उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या केडी कहते हैं। लंबाई का मात्रक एसआई मात्रक मीटर है। लंबाई का अगर बात करें एसआई मात्रक मीटर माना जाता है। लेकिन सेंटीमीटर ये सब भी तो होता है। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, उसे 1 सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में बाँटा जाता है, जिसे मिलीमीटर कहते हैं। इस 1 मिलीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर का सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक की परिभाषा करते हैं, जिसे किलोमीटर से नापते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। यानी कि बड़ा नापना है दूरी, छोटा दूरी नापना है, कैसा नापना है, इसी से आपने बदल दिया सारी चीज़ को। वक्र रेखा की लंबाई मापना, किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का प्रयोग करके नहीं मापा जा सकता। वक्र की लंबाई मापने के लिए धागे का उपयोग कर सकते हैं। ये क्या बोला मैं समझाता हूँ। सपोज़ कीजिए, अब आपको बोले कि ये ए है और ये पॉइंट बी है। ए से बी नापिए, तो फीट लगाइएगा तो फीट तो ऐसे सीधा होगा। फीट से तो आप नाप नहीं सकते हैं। तो ये इस बिंदु तक नापने के लिए क्या करना होगा आपको पता है? आपको सबसे पहले एक धागा इसके ऊपर ऐसे करके ऐसे रखना पड़ेगा और उसके बाद उस धागा को सीधा कर देना है, फिर फीट से नाप लेना है। ये कहना चाह रहा है वक्र की लंबाई। गतिशील वस्तुएँ, कह रहा है इसके अतिरिक्त तितलियाँ, कुत्ते, गाय, हाथी, घोड़ा, छोटा बच्चा, जल में मछली, ये जितने भी चीज़ें हैं, हो सकती है। बहुत तरह की वस्तुएँ हैं, गतिशील हो सकता है, जो गतिशील नहीं है वो भी हो सकता है, वस्तु तो बहुत होता है। गति के प्रकार, तो सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति तथा किसी गिरते पत्थर की गति, प्रक्षेपण किया होगा। आपने मतलब देखा होगा कहने का मतलब है, प्रक्षेपण करना मतलब देखना। 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा में अनुदिश दौड़ते हैं, यानी एकदम सीधा दौड़ते हैं। वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है, इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति बोलते हैं। जब भी सीधा कोई भी चीज़ जा रहा है तो उसे सरल रेखीय गति बोलते हैं। वाहनों की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। जब वस्तुएँ सरल रेखा के अनुदिश गति करती है, तो ऐसी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। ये सब ध्यान रखिएगा कौन-कौन गति है, गति कई प्रकार के भी आप देखेंगे धीरे-धीरे। आगे कहता है जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान हो। ध्यान रखिएगा नियत बिंदु से दूरी समान, हम इसको बॉक्स कर रहे हैं। समान रहती हो, तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या नाम दिया देते हैं? वर्तुल गति कहते हैं। पंखा हो गया, आप गौर से देखिए एग्ज़ाम्पल याद रखना वर्तुल गति का पंखा, घड़ी की सुई, कुम्हार के चाक इत्यादि, गति वर्तुल गति है, रोटेशन मोशन। ऐसी गति जो एक निश्चित से समयांतराल के पश्चात अपनी गति दोहराती हो, उसे आवर्ती गति बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस शब्द पर फ़ोकस करिएगा आवर्ती गति क्या है? अब जैसे देखिए पार्कों में लगे सामान्य झूले, घड़ी की पेंडुलम, गिटार के तार ढोलों के पृष्ठ आदि। कहने का मतलब क्या है? ये सभी क्या है? ये सब आवर्ती गति करती है मतलब एक निश्चित समय में रोटेट कर रहा है एक ही जगह पर। आगे कह रहा है पत्थर को एक धागे से बाँध कर इसे तेज़ी से घुमाने पर पत्थर वृत्तीय पथ पर अनुदिश गति करता है। इस गति में पत्थर हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को वर्तुलीय गति कहते हैं। बिजली के पंखे की पंखुड़ियाँ पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति, वर्तुगुल गति ये सब है। तो वर्तुल गति याद रखिएगा। ऊपर भी बताए थे फिर से रिपीट हो गया। आगे कह रहा है बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकता, परंतु पंखे की पंखुड़ियाँ घूमती रहती है। ऐसा ही घड़ी की सुइयाँ भी करती है। यदि पंखे की पंखुड़ियाँ तथा घड़ी की सुइयों पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दे तो घूर्णन करते समय भी
पंखे अथवा घड़ी के सुइया से इस चिन्ह की दूरी समान रहेगा। सही बात है। आगे कह रहा है, कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहा जाता है। एक पत्थर को डोरी से लटकाने के बाद पत्थर को दूसरी तरफ खींचकर फिर स्वतंत्र गति के लिए छोड़ देते हैं, तो जैसे कहने का मतलब क्या है, ये मान लेते हैं यहाँ से धागा लटका हुआ है, यहाँ पत्थर लग गया। अब इसको आपने खींचा ऐसे, यहाँ से ऐसे करके इसको छोड़ा, तो फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ऐसे, 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 ऐसे होता रहेगा। तो यही तो कह रहा है कि स्वतंत्र अपना गति दोहराते रहेगा। किसी लोलक की गति, पृथ्वी की शाखाओं का इधर-उधर लहराना, सॉरी वृक्ष की शाखाओं का इधर-उधर लहराना, झूला झूलते बच्चों की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोलों के पृष्ठ की गति जो ऊपर-नीचे होता है, ये सभी आवर्ती गति का उदाहरण है, जिसमें वस्तुएँ एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती रहती है सेम जगह पे। उसी तरह आगे कह रहा है, देख रहे हैं कितना तरह का गति हो रहा है। सिलाई मशीन अपनी इसी अवस्थिति पर रहती है, जबकि उसका पहिया वर्तुल गति में रहता है। देखिए, उसका पहिया वर्तुल गति कर रहा है। इसमें एक सुई भी होती है जो जब तक पहिया घूमता रहता है तब तक वो निरंतर ऊपर-नीचे करती रहती है, ये आवर्ती गति है। तो एक ही सिलाई मशीन में जो चक्का नच रहा है वर्तुल गति है, और जो सुई ऊपर-नीचे कर रही है वो आवर्ती गति है। इसे समझना है, एकदम ऑब्जर्वेशन करके यहाँ लिख रहा है। गेंद किसी फर्श पर लुढ़कती है और घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार गेंद सरल रेखीय गति के साथ-साथ घूर्णन गति भी कर रही है। बात समझ में आ रही है? ऐसे भी तो जा ही रहा है और ऐसे-ऐसे भी जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? 2 गति करते हुए आगे बढ़ रहा है, सरल रेखीय गति और घूर्णन गति। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहा जाता है। अब यहाँ गति का डेफिनिशन आ गया। अब ये लाइन आपको ना याद रहे तो गड़बड़े की बात है। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को ही गति कहते हैं। स्थिति में हुए इस परिवर्तन को दूरी मापन के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। दूरी नाप सकते हैं कितना बदला समय के हिसाब से। कोई वस्तु कितनी धीमा तथा तीव्र गति कर रही है, जैसे फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का चिकनी गोल गुटिकाओं के ऊपर अपने पथ के अनुदिश प्रवाहित होना। आप देख रहे हैं एग्जाम्पल भी इसमें लेता है आम ज़िंदगी से रिलेटेड। ऐसा चीज़ है ना जो आपको हमको आम ज़िंदगी में देखने वायुयान का वायु में ऊँचाइयों पर उड़ान, जेट पर पथ चिन्ह बनाना, पृथ्वी के आंतरिक चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण आदि सभी उदाहरण हैं। हमारे चारों ओर हर स्थान पर होने वाली गति का ही उदाहरण है। अब इस चैप्टर से देखिए क्या-क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, 1 कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के तौर पे करते थे। इसमें उलझनें होती थी, इसीलिए किसी एक समान माप प्रणाली की विकसित करने की आवश्यकता महसूस हुई और बाद में हुआ। अगला पॉइंट कह रहा है, इस अब एग्जाम में आ सकता है। अब हम मात्राओं की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रक का प्रयोग करते हैं जो समस्त संसार में समान लागू है। एसआई मात्रक के लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ये एग्जाम में आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। मतलब सीधी रेखा पर ऐसे कहीं जा रहा है तो सरल रेखा कहलाएगा, सरल रेखीय गति। वर्तुल गति में कोई वस्तु कह रहा है, वर्तुल गति जो होती है इसमें वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी एक बिंदु से दूरी उसका समान हमेशा रहती है। जैसा जो सुई का घूम रहा होता है घड़ी में, ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं, जैसे पेंडुलम की गति, झूला की गति। 7वां चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया, अब 8वां चैप्टर शुरू हो रहा है। ध्यान रखिए, प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता। पहला क्वेश्चन यहाँ बन गया। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, इसे प्राद्युतीय वस्तु बोलते हैं। अगला कह रहा है कि सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो समस्त पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करती है उसे दीप्त पिंड कहते हैं, प्रादीप्त या दीप्त पिंड कहते हैं। अभी मैंने बोला भी था ऊपर में। पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी वस्तुएं तो समझ लेते हैं। मैं ऐसे समझा दूँ, पारदर्शी जिससे प्रकाश चला जाए, जैसे शीशा, कांच। अपारदर्शी जिससे नहीं, जैसे दीवाल। पारभासी, प्रभासी जिससे थोड़ा थोड़ा जाए, तेल लगा हुआ कागज या घिसा हुआ कांच। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो वह अपारदर्शी होता है, ठीक है। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर बाहर जाने देता है। ऐसी वस्तु को पारदर्शी कहते हैं। कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं दिखता, उसे परभासी कहते हैं। तो तीनों डिफिनीशन जो मैंने बोला यहाँ पे लिख दिया ताकि आप समझ सकें।
किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी होना इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः आंशिक या किस रूप में गुजरने देती है। समझ में आया? कहेंगे जी सर समझ गए। अब बताइए जरा, कह रहा है छायाएं धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं को छाया के कारण है। कभी भी छाया जो बनता है, कभी कभी आप वस्तुएं छाया देखकर वस्तु की पहचान कर सकते हैं। छाया देखने के लिए कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी पदार्थ रखना पड़ता है। अपारदर्शी पदार्थ जिसे प्रकाश नहीं जाता है, जैसे हम लोग चलते समय धूपा में छाया बनता है। सूची छिद्र कैमरा, ये क्या है भाई? कैमरा बनाने के लिए बहुत सी जटिल सामग्री चाहिए, लेकिन यदि केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं तब ऐसा नहीं है। ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला होता जाता है। सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए, ये हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकती है। दर्पण और परावर्तन के बारे में बात करते हैं। कह रहा है हम सभी घर पर दर्पणों का उपयोग करते हैं। दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। जो वस्तु रखते हैं उसका परावर्तन हम लोग दर्पण के अंदर देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों और अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं कि उसमें दिख रहा होता है। आगे कह रहा है, बढ़िया टॉपिक है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करते हुए दर्पण से परावर्तित हो जाती है। अब यहाँ एग्जाम में वाली क्वेश्चन सब समझ लीजिए। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने से होकर नहीं गुजरने देती है, तो उसका छाया बनता है। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने से होकर जाने देती है तथा हम इसके दूसरी ओर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। प्रभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तुएं आ जाती है तो छाया बनती है। ये तो समझ ही सकते हैं। साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अतिद्युत वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है। सही बात है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सही बात है। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होती है। सही बात है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, यानी सीधा, ये भी सही बात है। तो यहाँ पे गया 8 लेसन, बाय बाय टाटा। अब 9वां लेसन देखिए, विद्युत तथा परिपथ। तो विद्युत से रिलेटेड ये बढ़िया चैप्टर है, इससे खूब क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो सारी बात अच्छे से समझते रहिए। थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ताकि ऑब्जेक्टिव गर्दा उड़ा दीजिए आप लोग। कुछ लोग हल्के में लेते हैं थ्योरी के, अरे ऑब्जेक्टिव कुछ प्रैक्टिस कर लिए हो गया। दोस्त थ्योरी पढ़ लीजिए जरा। सारे 6, 7, 8 क्लास का पूरा मैथ्स लेकर आ गया हूँ, सॉरी साइंस लेकर आपके सामने आ गया हूँ। आप निश्चिंत होकर पढ़ते रहिए। और जब हम पढ़ा रहे होते तो सिर्फ सुनिए मत, गौर से आंख फाड़ के देखिए भी क्या लिखा हुआ है। उससे आपको 2 तरह से समझ में आता है। एक तो स्रोत मतलब सुन के, मतलब सेंस ऑर्गन काम कर रहा है, और दूसरा आंख से देखकर। टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। टॉर्च के बल्ब में जो विद्युत मिलता है वो विद्युत सेल से, यानी बैटरी से मिलते हैं। विद्युत सेल का प्रयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा, अन्य युक्तियों में किया जाता है। अगला टॉपिक कह रहा है कि विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा और धातु के डिस्क ऋणात्मक सिरा विद्युत सेल बनाता है। जैसे आप ऐसा देखे होंगे, एक तरफ में क्या रहता है, कुछ इस तरीका के रहता है। हाई जो रहता है, ये टोपी जो है ये पॉजिटिव होता है। ये जो पीछे वाला भाग है इसका, ये वाला भाग ये नेगेटिव होता है। ध्यान रखना है, वही यहाँ कह रहा है, वही बात कर रहा है। विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, 2 सिरे होते हैं, जिनमें से एक धनात्मक टर्मिनल तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, मज़ा आ रहा होगा आपको, हमको पता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से, मतलब विद्युत सेल में कुछ रासायनिक पदार्थ होता है जिससे विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तो विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। उस विद्युत सेल का एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ जाता है। लेकिन आजकल आ गया है चार्जेबल भी। टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह से चिपका होता है। सही बात है। प्रकाश उत्सर्जन करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु 2 मोटे तारों के बीच लगा होता है। एक मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करता है। इस मोटे तारों से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु के नोक से जुड़ा रहता है। सही बात है। बढ़िया लग रहा होगा, मुझे विश्वास है आपको पढ़ के बढ़िया समझ आ रहा होगा। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु के नोक बल्ब के 2 टर्मिनल है। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को न छू सके। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्ब को भी ऐसा ही संरचना होती है। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों ही 2-2 टर्मिनल होते हैं, प्लस माइनस जिसको बोलते हैं।
अगला कहता है कि विद्युत सेल से जुड़ा बल्ब, विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। प्रत्येक तारों के टुकड़े को दोनों सिरों पर प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु के तार अनावृत हो जाएगा। विद्युत परिपथ कैसे बनाते हैं इसे देखिए। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह यानी विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त हो सकता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तभी वो बढ़ेगा, नहीं तो दीप्त नहीं होगा। अगला टॉपिक कह रहा है विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की होती है। विद्युत धारा कैसे चलता है? पॉजिटिव से निगेटिव, इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट। जब बल्ब को टर्मिनल के तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब बल्ब को दीप्तिमान करती है, मतलब जला देती है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता है। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण होता है, यानी फ्यूज के मतलब उसके अंदर एक फिलामेंट होता है, जो फिलामेंट टूट जाता है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इसमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित हो जाना। अभी जो मैंने बोला उसके तंतु यानी कि फिलामेंट टूट जाना। बल्ब का तंतु खंडित होने का कारण है विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। कभी कभी क्या होता है, टर्मिनल का जो तार होता है से ही टूट जाता है। इसीलिए फ्यूज बल्ब इसके तंतु से विद्युत धारा प्रभावित न होने के कारण प्रदीप्त नहीं हो पाता, और बिजली नहीं जाएगा तो फिर जल नहीं पाता है। अगला टॉपिक करा विद्युत स्विच। स्विच क्या काम करता है? घर में तैयार की गई टॉर्च ऑन और ऑफ करने में विद्युत बल्ब को बहुत सेल के नोक पे से स्पर्श करती है, मतलब आपस में चिपकती है। जैसे ही आप स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो कनेक्ट करके वो पूरा सीरीज को पूरा कर देते हैं, जिससे बल्ब बढ़ जाता है। यह एक उदाहरण विद्युत स्विच था, लेकिन इसका उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। आय कर रहा है 2 ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन या पेपर क्लिप, 2 तार तथा थर्मोकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों के से स्पर्श करता है तब दोनों ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थान को भरता है तथा इस स्थिति में स्विच को ऑन कहते हैं। मतलब बल्ब जल रहा है, चिपका हुआ है, अलग कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। इस तरह बल्ब दीप्तिमान हो जाता है, नहीं जलने लगता है। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करता है तो विद्युत बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इस प्रकार ड्राइंग पिनों के बीच एक रिक्त स्थान बन जाता है, इससे परिपथ पूरा नहीं होता है। इस दिशा स्थिति में स्विच ऑफ कहलाता है। ये सब हम लोग जानते हैं। स्विच ऑफ ऑन क्या है? स्विच एक सरल युक्ति है, ये इंपॉर्टेंट है, जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकता है। यही लाइन याद रखना है स्विच का। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने, नहीं बारने में तथा अन्य युक्तियों को चलाने में होता है। यद्यपि घरों में प्रयोग होने वाली स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, उसके डिजाइन जटिल होते हैं। अगला टॉपिक आसान है, विद्युत चालक और विद्युत प्रतिरोध, मतलब विद्युत रोधक। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किसी प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है। जांच के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थ लीजिए। सिक्का लीजिए, कॉर्क, रबर, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक, स्केल, लकड़ियों का गुटका, एल्युमिनियम, पत्तियां, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्मोकोल, कागज, पेंसिल, लीड इत्यादि एकत्रित कीजिए और बारी बारी से इसको कनेक्ट करके आपको कह रहा है चेक करिए। कुछ पदार्थ के तारों के स्वतंत्र सिरे लगने पर बल्ब नहीं जलते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह पदार्थ विद्युत का सुचालक नहीं है, प्रवाहित नहीं हो रहा इसके अंदर से। इसके विपरीत बल्ब के जलने से यह पता चल जाता है कि कुछ पदार्थ अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है और वो सुचालक कहलाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाह होने देता है विद्युत चालक होता है, और विद्युत रोधक अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देता है। बढ़िया क्वेश्चन सब है। आगे करा है स्विच के 2 ड्राइंग पिन के बीच जब केवल वायु थी तो बल्ब नहीं जलता। इसका तात्पर्य है कि वायु में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। विद्युत चालक और विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, बल्ब के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भागों जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, उन्हें बनाने के लिए रबर और प्लास्टिक का प्रयोग किया जाए ताकि बिजली किसी को ना लगे। अगला एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन सब, विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है, सही बात है। विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस, सही है। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है, इसे टर्मिनलों से जुड़ा होता है, सही बात है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो जाता है, जलने लगता है, सही बात है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा सेल से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित नहीं होता है, सही बात है।
अच्छा, बंद परिपथ है तो प्रवाहित होगा। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ में लगाया जाता है। इसका काम है जखनी स्विच ऑन है तखनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, स्विच ऑफ है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। अगला टॉपिक है, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है विद्युत चालक कहलाती है। सही बात है। जिन पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है वे विद्युत रोधक कहलाती हैं। अब बढ़िया टॉपिक आया है, चुंबक के बारे में जानिए। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। यह मैग्नेटाइट मैग्नीशियम नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थ में लोहे की आकर्षण करने की गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण होता है। चट्टानों के इस टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होता है। अगला कड़ा, प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इस पदार्थ को उन्होंने चुंबक कहा। तत्पश्चात लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाने की विधि को आविष्कार भी हुआ। इसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आजकल विभिन्न कृत्रिम आकृतियों में कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक होता है, नाल चुंबक होता है, बेलनाकार, गोलाकार, मतलब कितने तरह का चुंबक बनाए जाने लगे आजकल। एक सेकेंड दीजिए मुझे।